हेलो दोस्तों, एक एग्जाम साइकिल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें भाग 5 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, हम कल अध्यक्षीय शासन प्रणाली तक पढ़ चुके थे। आज उसी कड़ी में हम देखेंगे अगला जो है हमारा बहुल कार्यपालिका है क्या। बहुल कार्यपालिका देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इसमें देखेंगे हम बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका से आप लोग समझ रहे हैं, बहुल यानी समूह, ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा होगा उसी को बहुत कहेंगे, बहुल कहेंगे। तो दोस्तों, यह जो है बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की आधारित है। स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका पर यह आधारित है। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है एक बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है एक बहुल कार्यपालिका है। इसकी तुलना में ब्रिटेन और अमेरिका आदि देशों की जो कार्यपालिका है, इसकी तुलना में ब्रिटेन और अमेरिका की जो कार्यपालिका है एकल है। ब्रिटेन और अमेरिका के ब्रिटेन और अमेरिका यह क्या है? एकल कार्यपालिका है। क्या है यह? एकल कार्यपालिका है। एकल कार्यपालिका का मतलब यह है कि यहां पर जैसे कार्यपालिका संबंधित अंतिम उत्तरदायित्व, कार्यपालिका संबंधित अंतिम जो उत्तरदायित्व है यह एक ही व्यक्ति में निहित होता है। यह एक ही व्यक्ति में क्या होता है? निहित होता है। अर्थात जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इन दोनों में से किसी एक में ही क्या होगा? कार्यपालिका का जो शासन होगा, स्थायित्व होगा। जो कानून बनाएंगे, लागू करने का जो कार्य करता है, लागू कराने का जो कार्य करेगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति करा गया प्रधानमंत्री, दोनों में से एक ही करा सकता है। यह कहां की व्यवस्था है? तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है। एकल कार्यपालिका की जो व्यवस्था है यह कहां की है? स्विट्जरलैंड की है। यानी बहुल कार्यपालिका यह स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है। यह बहुत जो ये बहुल कार्यपालिका है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आपका स्विट्जरलैंड है, सबसे अच्छा उदाहरण है। तो हम पहले इसको नोट कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं बहुल कार्यपालिका है क्या, इसको नोट कर लेते हैं पहले। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति किसी विशेष व्यक्ति में निहित नहीं होती है। किसी विशेष व्यक्ति में यह निहित नहीं होती है। कार्यपालिका शक्ति इसके अंतर्गत कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति
किसी विशेष में निहित नहीं होती है, निहित नहीं होती है। क्या होती है? यह किसी विशेष में निहित नहीं होती है। तो कैसे होता है? यह किसी विशेष में भी निहित नहीं होगी तो यह एक समूह में निहित होता है। यह एक समूह में क्या होगा? निहित होगा। समूह में निहित होता है। यानी इसके अंतर्गत जो कार्यपालिका की शक्ति है किसी विशेष में निहित नहीं होती है, यह एक समूह में निहित होती है। किसी विशेष में निहित नहीं होती है, यह एक समूह में क्या होता है? निहित होती है। समूह में इन शक्तियों का निहित होता है। इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है स्विट्जरलैंड है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुल कार्यपालिका का जो है उदाहरण, बहुल कार्यपालिका का सबसे अच्छा उदाहरण स्विट्जरलैंड है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए, हो गया होगा। बहुल से ही समझिए आप लोग कि यहां पर समूह की बात हो रही है। किसी विशेष या एक की बात नहीं किया जा रहा है। बहुल यानी समूह। तो हम देखेंगे भारत में ब्रिटेन के समान, भारत में क्या है? ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली से संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है? अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान क्या किया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को क्या किया गया है? अपनाया गया है। अपनाया गया है। लेकिन क्या किया गया इसमें? जब लेकिन लग गया तो कुछ न कुछ इसमें बाधा होगा, रुकावट होगी। ब्रिटेन में जो संसदीय शासन के मुखिया, ब्रिटेन में जो संसदीय शासन के मुखिया अर्थात ब्रिटिश ताज, अर्थात क्या है? ब्रिटिश ताज में संसदीय शासन ब्रिटिश ताज का जो किया गया, चयन किया गया, वह क्या है? ब्रिटेन में संसदीय शासन के मुखिया अर्थात ब्रिटिश ताज का जो चयन किया गया वह वंशानुगत आधार पर किया गया है। क्या किया गया है? वंशानुगत आधार पर किया गया है। वंशानुगत का मतलब समझिए कि जैसे एक कोई व्यक्ति सत्ता पर बन गया, एक कोई व्यक्ति सत्ता पर क्या गया? बन गया, सत्ता अपना लिया। तो वंशानुगत का मतलब इसका पुत्र भी इसी सत्ता पर होगा, इसके डेथ के बाद, मृत्यु के बाद इसका क्या होगा? पुत्र भी होगा।
इसके बाद इसका पुत्र होगा, यानी ऐसे क्रम जो चलता आएगा वही क्या है आपका वंशानुगत क्रम है। लेकिन यह भारत में नहीं अपनाया गया है, वंशानुगत क्रम को भारत में नहीं स्थान दिया गया है। तो यह कहां पर किया गया है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो इसका चयन किया गया है वंशानुगत आधार पर किया गया है। परंतु भारत में संसदीय शासन के साथ साथ गणराज्य को अपनाया गया है। यहां क्या किया गया भारत में? वहां तो वंशानुगत शासन के आधार पर शासन चलाया जा रहा है, लेकिन जो भारत में है, भारत में संघीय शासन प्रणाली के साथ जो अपनाया गया है उसके साथ साथ क्या किया गया है? गणराज्य को भी क्या किया गया? अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चयन वंशानुगत आधार पर नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति का जो चयन है वंशानुगत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि यह यहां की जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का यहां की जनता के द्वारा क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। संसदीय शासन प्रणाली को, यानी संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र में जैसे राष्ट्रपति आ गए और वास्तविक में मंत्रिपरिषद। तो हम पहले नाम मात्र को देख लेंगे, इसके बाद वास्तविक मंत्रिपरिषद को देखेंगे। इसके पहले हम इतना नोट कर लेते हैं जितना बताए हैं अभी, यानी ये जो ब्रिटेन का ब्रिटिश ताज है वंशानुगत आधार पर जो वहां का शासन अपनाया गया है, चलाया जा रहा है, तो वहां का जैसे राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति वंशानुगत आधार पर, यानी राष्ट्रपति के डेथ के बाद इसका भी पुत्र, फिर इसका पुत्र, ऐसे क्रम चलता चला आएगा। पुत्र न हो तो उसके घर का कोई एक सदस्य, इसी आधार पर वंशानुगत आधार पर यह चला आता है। लेकिन यह व्यवस्था भारत में नहीं अपनाया गया है। भारत में क्या किया गया? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाते समय, यानी अपनाते समय क्या किया गया है? साथ साथ उसके गणराज्य को भी अपनाया गया है। गणराज्य को अपनाया गया है। देख लेते हैं, इसको लिखते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को, भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को भारत में ब्रिटेन के समान संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन प्रणाली को अपनाया, लेकिन यानी परंतु लग गया तो इसमें कुछ न कुछ बाधा होगी, रुकावट होगा। तो क्या इसका मतलब है? तो परंतु लग गया तो इसका अर्थ यह है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन के मुखिया, ब्रिटेन में संसदीय शासन के मुखिया, शासन के मुखिया अर्थात ब्रिटिश ताज, अर्थात ब्रिटिश ताज, क्या किया गया है? ब्रिटिश ताज का जो चयन किया गया है वंशानुगत आधार पर किया गया है। ब्रिटिश ताज
का चयन वंशानुगत आधार पर किया गया है। वंशानुगत आधार पर क्या किया गया है? वंशानुगत आधार पर किया गया है या अपनाया गया है। वंशानुगत आधार पर अपनाया गया है। कहां पर? ब्रिटेन में। लेकिन भारत में जो संसदीय शासन, भारत में संसदीय शासन के साथ साथ गणराज्य को भी अपनाया गया है, परंतु भारत में संसदीय शासन के साथ साथ गणराज्य को भी अपनाया गया है। गणराज्य को भी अपनाया गया है। और ये जो गणराज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुआ है? फ्रांस देश से लिया गया है। गणराज्य कहां से इसका उदय हुआ? यह फ्रांस देश से, फ्रांस देश से क्या किया गया? इसका उदय हुआ। गणराज्य का मतलब यह है कि यहां की जो शासन व्यवस्था होगा वह वंशानुगत नहीं होगा। यानी ऐसी व्यवस्था, गणराज्य का मतलब यह है यहां पर कि ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत न हो, ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत न हो। इसीलिए जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली के साथ साथ गणराज्य को भी अपना गया। तो गणराज्य का मतलब यही होता है कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें वंशानुगत आधार पर व्यवस्था न किया गया हो, वंशानुगत न हो, ऐसी शासन व्यवस्था जो वंशानुगत न हो। और आपका जो गणराज्य है, यह गणराज्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, यह कहां से हुआ है? तो फ्रांस देश से इसको अपनाया गया है। भारत कहां से अपनाया है इसको? फ्रांस से अपनाया है वंशानुगत। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए, हो गया। और ये जो गणराज्य शब्द की चर्चा हुई है, यह प्रस्तावना पढ़ाते समय वहां पर काफी डिटेल में इसको बताया गया होगा। आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। क्या किया गया? गणराज्य को भी अपनाया गया। गणराज्य को क्या किया गया? अपनाया गया। जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चयन, जिसके अंतर्गत क्या किया गया? राष्ट्रपति का जो चयन किया जाता है वह वंशानुगत आधार पर नहीं किया जाता है। जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का चयन वंशानुगत आधार पर नहीं किया जाता है। आधार पर नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, बल्कि यह यहां की जनता के द्वारा, बल्कि यह यहां की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से
क्या किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है, इनको चयनित किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यहाँ की जनता के द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को अंतर्गत भारत में समस्त शासन सत्ता को दो भागों में वर्गीकृत या बांटा गया है। वर्गीकृत लिख लेते हैं और अच्छा रहेगा। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो कौन कौन से हैं? एक तो हो गए नाम मात्र और एक वास्तविक। नाम मात्र और वास्तविक। नाम मात्र हो गए कौन कौन से? नाम मात्र जैसे हमारे राष्ट्रपति साहब क्या है, नाम मात्र है। इनको रबर का स्टैंप भी कहते हैं। और जो वास्तविक है वह मंत्रिपरिषद है। इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए, इसके बाद फिर आगे हम बताएंगे। नाम मात्र का जो प्रमुख होता है कौन होते हैं? नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति नाम मात्र के क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। चलिए हो गया, आगे नाम मात्र के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। नाम मात्र के जो प्रमुख हैं राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है। यानी राष्ट्रपति के वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिपरिषद। लेकिन इनके शक्तियों का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? मंत्रिपरिषद। वास्तविक शक्तियों का जो राष्ट्रपति का वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? तो मंत्रिपरिषद करता है। मंत्रिपरिषद करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री
होता है। यह आर्टिकल हम 74 और 75 जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। अनुच्छेद 74 और 75 में इन दोनों का उल्लेख 74 और 75 अनुच्छेद में क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। वहां पर इसको हम नाम मात्र के मंत्रिपरिषद यानी जो नाम मात्र के जो राष्ट्रपति होते हैं, इनके शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करते हैं मंत्रिपरिषद, और इनका जो क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद का जो वास्तविक प्रमुख होते हैं, कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो इनको हम 74 और 75 अनुच्छेद में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। तो भारत में जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के अनेक शब्दों में इनका प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों में इनका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, किया जाता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। अब देख लेते हैं आगे इसमें क्या है। भारत के यानी भारतीय राष्ट्रपति के लिए, भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है जैसे नाम मात्र का प्रमुख, जैसे नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक, जैसे नाम मात्र का प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख हो गए, कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, और संवैधानिक अध्यक्ष, औपचारिक प्रमुख, संवैधानिक अध्यक्ष, औपचारिक प्रमुख, कौन कौन से नाम दिया गया इनको, नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख और औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख राष्ट्र का भी प्रमुख इनको कहते हैं, राष्ट्र का प्रमुख, और संसदीय शासन का मुखिया। राष्ट्र का प्रमुख और संसदीय शासन का मुखिया। राष्ट्र का प्रमुख कामा संसदीय शासन का मुखिया, संसदीय शासन का मुखिया। और इनको और नाम से जानते हैं, यह गणराज्य का प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं, गणराज्य का प्रमुख, रबर का स्टाम्प और सर्वोच्च सेनापति, इनको सर्वोच्च सेनापति, और भारत का प्रथम नागरिक इनको माना जाता है। भारत का प्रथम नागरिक पूछे अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो उसमें हम राष्ट्रपति साहब को ट्रिक करेंगे, सही करके आएंगे, क्योंकि भारत के क्या है, प्रमुख यानी पहले ऐसे नागरिक हैं जिनको
यह दिया गया है। कौन कौन से हुए? नाम मात्र का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, संवैधानिक अध्यक्ष, औपचारिक प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, संसदीय शासन का मुखिया, गणराज्य का प्रमुख, गणराज्य का प्रमुख और रबर स्टैम्प, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति और भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक। क्योंकि राष्ट्रपति साहब के पास हर एक शक्ति रहती है जो कि यह स्वयं से यानी अपने से इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। वास्तविक मंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद, यानी राष्ट्रपति साहब तो हो गए आपका नाम मात्र के रह जाते हैं यह राष्ट्रपति, लेकिन इनका जो वास्तविक शक्तियां हैं, इन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या करता है? उसका मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, यानी राष्ट्रपति साहब एक स्टाम्प मोहर की तरह रह जाते हैं। इनके शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, कौन करते हैं? मंत्रिपरिषद के सहायता से प्रधानमंत्री इनके शक्तियों का प्रयोग करते हैं, इनके शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो हम इनको जो राष्ट्रपति साहब को अनुच्छेद 52 में डिटेल में पढ़ेंगे। यह है क्या? इनके समस्त शक्तियों का बंटवारा, नियुक्ति, हर एक इनके पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखें कि बहुल कार्यपालिका होता क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, क्या है चीज यह, भारत में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यह कहां से लिया गया, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा देश है, उसको देखें। और यहां पर राष्ट्रपति साहब को क्या किया गया, कौन कौन सा नाम से इनको किस किस शब्दों से प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी देख लें क्लियर। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको देखिएगा और शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और अपना जो सुझाव है हमें कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।